काफी टाइम बाद मैं आपसे मिल रहा हूं और जब मिल रहा हूं तो बिहार के इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, निर्णय आ चुके हैं। लेकिन इस बार मेरी आंखें थी जन स्वराज के पार्टी के अध्यक्ष पीके जी के ऊपर। इनकी बात करूंगा। इनके लड़ने से इनको कुछ फायदा तो नहीं हुआ, ऐसा आंकड़े बताते हैं, लेकिन इनके लड़ने से किसे क्या फायदा हुआ, क्या खेल हुआ, ये मैं आपको समझाऊंगा। और इनकी पार्टी का क्या होगा इस पे बात करूंगा। जन स्वराज पे बात करना चाहता हूं। जन स्वराज पार्टी की चुनावी जो विफलता है बिहार 2025 के चुनाव में, देखिए भारत के बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट कहो, स्ट्रेटेजिस्ट कहो, प्रशांत किशोर जब खुद चुनावी मैदान में उतरते हैं तो सफल नहीं हो पाते हैं। उनकी पार्टी जन स्वराज बिहार के सबसे गरीब और तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की स्थिरता को तोड़ने के वादे के साथ उनकी पार्टी की शुरुआत होती है। अगर मैं आपको फ्लैशबैक दूं तो आपको बिल्कुल ये बात याद होगी कि एक दशक से भी अधिक समय तक प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे रीजनल यानी कि क्षेत्रीय नेताओं के साथ पर्दे के पीछे काम कर चुके हैं। वो जादूगर थे, चुनाव जिताए थे। 38 साल के प्रशांत किशोर ने डेटा आधारित राजनीतिक स्टार्टअप की तरह एक जन स्वराज को लॉन्च किया। उन्होंने 2 साल तक पूरे राज्य में पैदल यात्रा की और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से संगठन बनाया। जन स्वराज ने कुल 243 सीटों में से लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इसको हाईलाइट कर लीजिए, सभी सीटों पर। परिणाम यह हुआ कि जन स्वराज एक भी सीट नहीं जीत पाती है, उसे केवल थोड़ा सा वोट शेयर मिला। जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी गठबंधन ने यह जीत को बहुत आसानी से जीत हासिल कर ली। यह नतीजा प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी ये तो अर्श और फर्श वाले के अनुरूप ही रहा, जिसमें पार्टी फर्श पर रही। सफल ना होने के पीछे ना कई सारे कारण कह सकते हैं। जन स्वराज ने अपना पूरा अभियान को डेवलपमेंट सेंट्रिक रखा। पार्टी बिहार में चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाले पहचान आधारित समर्थन यानी कि जाति और धर्म की बात नहीं की, और वो की भी तो वो सफल नहीं हो पाई। अब उम्मीदवारों की अति महत्वाकांक्षा की संख्या इसमें एक दूसरा सबसे बड़ा पहलू बनती है। देखिए विजिबिलिटी वोटों में नहीं बदलती है। प्रशांत किशोर को स्थापित नेताओं में से भी अधिक मीडिया अटेंशन मिला, ये किसी से कहने वाली बात नहीं है, लेकिन पार्टी इस विजिबिलिटी को वोट में तब्दील नहीं कर पाई। आपकी हर जगह बात हो रही है लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। और विजिबिलिटी, संगठन, लामबंद और सही उम्मीदवार चाहिए थे, जो बिना ट्रैक रिकॉर्ड के एक चुनौती था। ठीक है, अब 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारना एक महत्वाकांक्षी फैसला पार्टी के पक्ष में बिल्कुल नहीं गया। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने के कारण मतदाताओं को अपने उम्मीदवारों को जानने का पर्याप्त समय बिल्कुल नहीं मिल पाया। जिससे क्या होता है कि जब जो पर्सनल बॉन्डिंग होती है, व्यक्तिगत जुड़ाव जो होता है, वो सीमित होता चला गया। पार्टी की पहचान पर भी अनिश्चितता थी। कैसी कि देखो मतदाताओं की राय बटी हुई थी कि देखिए जन स्वराज एक विश्वसनीय विकल्प है, तो आधे लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, या फिर बस एक राजनीतिक संगठन है। तो इसमें लोगों की राय ना काफी बटी बटी थी। करीब 36% मतदाताओं का यह मानना था कि पार्टी के पास सार्थक बदलाव लाने के लिए राजनीतिक अनुभव की कमी थी। बीबीसी से मैं आंकड़ा उठाया। चलिए हो गया। अब पार्टी ने मतदाताओं से जुड़ने के लिए कई तरीके अपनाए। जन स्वराज पार्टी ने कौन कौन से फोन कॉल हो गए, एसएमएस हो गया, आपका सोशल मीडिया हो गया, डोर टू डोर कैंपेन हो गए। लेकिन केवल 18% मतदाताओं ने यह कह दिया कि पार्टी के पहले 100 दिन के वादों ने उनके वोट को बहुत प्रभावित किया है। बदलाव की चाहत का बिखराव भी अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा पहलू है। जन स्वराज किसी व्यापक जन लामबंदी या फिर राजनीतिक संगठन से पैदा नहीं हुई है, यह भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि असम की एजीपी पार्टी हो या फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तरह ये नहीं आई है, सड़क के आंदोलन से नहीं आई है, पब्लिक चेंज की डिमांड नहीं कर रही थी। वहां चेंज की डिमांड थी, आम आदमी पार्टी सत्ता के अंदर आती है। ऐसा जन स्वराज के साथ नहीं था। कई मतदाताओं का यह भी मानना था कि बिहार को एक नए राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है। हालांकि जो नया विकल्प लोग चाहते थे उनमें से भी जन स्वराज को निर्णायक समर्थन नहीं मिला। अधिकांश 2 प्रमुख गठबंधनों में से किसी एक को वोट दिया। पार्टी का समर्थन इच्छाओं में ज्यादा रहा और वोटों में वो नहीं रहा। प्रशांत किशोर के खुद चुनाव न लड़ने के फैसले ने भावनात्मक जुड़ाव और विश्वसनीयता को बहुत ज्यादा सीमित कर दिया। यह भी समझना होगा। कुछ का तो यह तक मानना था कि इससे यह संदेश बहुत ज्यादा गहरा गया कि वह कोई प्रयोग चला रही है या वास्तव एक विकल्प को पेश कर रहे हैं। क्योंकि नए दलों के लिए एक भरोसेमंद, जोखिम लेने वाला नेता जो एजेंडे का प्रतीक हो अक्सर निर्णायक मोड़ होता है। लेकिन प्रशांत किशोर अपने आप को अलग किए। यहां से लोगों के मन में थोड़ा सा शंका शुरू हो जाती कि प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, बात बनेगी नहीं। देखिए
यह बात बिल्कुल कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि प्रशांत किशोर को बहुत अच्छा खासा समर्थन मिला युवाओं का, क्योंकि 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं की अगर बात देखें तो पार्टी को ज्यादा पसंद किया गया और इस आयु वर्ग के तकरीबन 55% युवाओं ने एक भरोसेमंद विकल्प भी माना था, बताया भी था। लेकिन ये युवा रुझान जो था ना, वो इतना मजबूत नहीं था कि कुल चुनावी नतीजों में बदल सके। यह आपको समझना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने चुनाव हारने पर भी बिहार में रहने और जमीनी स्तर पर उपस्थित मजबूत करने का वादा जरूर किया है। अगर ऐसा होता है तो ये उनके लिए अच्छी बात है। यदि जन स्वराज स्थिर जमीनी उपस्थिति बनाए रखती है, ऐसा नहीं कि 2 दिन यहां रुके और 6 दिन किसी और के लिए काम कर रहे हैं, फिर गायब हो गए, लास्ट से कुछ सालों में आ गए, फिर गायब हो गए, फिर चुनाव से कुछ दिन पहले आप आ गए, ऐसे नहीं। स्थिर अगर आप बने रहते हैं, लगातार आप रहते हैं और चुनाव के बाद भी निष्क्रियता से अगर बचते हैं तो धीरे धीरे प्रभाव बदल जाएगा। विश्वास, आत्मविश्वास, आत्मबल में बदल जाएगा। अगले चुनाव में प्रशांत किशोर खुद जवाब दे सकते हैं। प्रशांत किशोर कोई सुपर हीरो नहीं, आए और जीत के चले गए, फिल्म नहीं है, ये रियल स्टोरी है। तो प्रशांत किशोर के लिए अब सक्रिय होना पड़ेगा। अब हम इस स्टोरी का सेकंड साइड समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर की वजह से किस संगठन को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ, ये हम समझते हैं आंकड़ों से। सेकंड साइड, जन स्वराज पार्टी जेएसपी ने कुल 3.5% वोटों को हासिल किया, जो एआईएमआईएम, बीएसपी और पुरानी पार्टी कांग्रेस 8.3% के मुकाबले बेहतर कहा जा सकता है। अगर इस पूरे डाटा को देखें तो जेएसपी ने 35 विधानसभा क्षेत्रों में वोट कटवा की भूमिका निभाई है, जहां पार्टी का वोट शेयर जीतने वाले उम्मीदवार के मार्जिन से काफी ज्यादा था। जिन 35 सीटों पर जन स्वराज पार्टी ने खेल बिगाड़ा है, उसमें एनडीए ने 19 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन को 14 सीटें मिली थी। इसको और मैं सिंपल करूं तो जेएसपी यानी कि जन स्वराज पार्टी के वोटों के कारण जेडीयू को तकरीबन 10 सीटों पर और बीजेपी को 5 सीटों पर फायदा मिला। अब महागठबंधन में आरजेडी को 9 सीटों पर जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर फायदा मिला। यह निश्चित रूप से कहना बहुत कठिन होगा कि ये वोट जाते तो कहां जाते, लेकिन अगर एनालिस्ट की बात करें तो जेएसपी का 3.5% वोट शेयर महागठबंधन को 10 से 15 सीटें खर्च करा गया। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अब बीजेपी से नाराजगी वाले वोट जो महागठबंधन को जाने चाहिए थे, वो 2 भागों में डिवाइड हो गए, विभाजित हो गए, महागठबंधन और जनसुराज में। सिंपल सी बात है, फायदा किसको हुआ? अगले गठबंधन को हुआ। प्रशांत किशोर की जो रणनीति थी, कह सकते हैं कि एनडीए को उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार अपने इंटरव्यूज में क्या कहते थे? प्रशांत किशोर ने लगातार तेजस्वी यादव को नौबी फेल कह करके तंज कसा। उन्होंने यह कहा कि नौबी फेल के नैरेटिव को तेजस्वी की अक्षमता का प्रतीक बनाया और यह सवाल कहते हुए कहा कि भाई देखिए, नौबी फेल नेता क्या बिहार को नौकरी दे पाएगा? और ये बात दिमाग में उतरी लोगों के। इस नैरेटिव ने आरजेडी की युवा अपील को ध्वस्त कर दिया और आरजेडी का जो युवा वोटर शेयर था ना, 5% तक गिर जाता है। यहां नुकसान हुआ। जंगल राज का डर दिखाया। प्रशांत किशोर ने अपने पूरे अभियान में, जहां मैंने आपको पहले बताया वीडियो की शुरुआत में कि इनको बहुत ज्यादा विजिबिलिटी मिली, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हुई, तो प्रशांत किशोर लगातार जो कह रहे थे वो लोगों के दिमाग में आ रहा था। प्रशांत किशोर कहते थे कि तेजस्वी यादव को, भैया लालू जी के वारिस हैं, जंगल राज आ जाएगा अगर ये आए तो। माहौल बनाया डर का। बीजेपी के प्रति सीमित विरोध रहा। प्रशांत किशोर ने बीजेपी का विरोध सीमित स्तर पर रखा। उनका जो मुख्य फोकस रहा पूरी ही राजनीति में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर रहा। यह रणनीति एनडीए को सुरक्षित रखते हुए महागठबंधन के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने जैसी लोगों को दिखाई दे रही है। अगली बात, जब प्रशांत किशोर से पूछा गया उन्होंने नीतीश और तेजस्वी में से किसे चुनना है, तो किशोर ने नीतीश कुमार पर अपनी मोहर लगाई थी। इस रणनीति में तेजस्वी यादव को नौबी फेल और जंगल राज का वारिस ठहराकर नीतीश कुमार के सुशासन को चमकाने का काम किया गया, ऐसा परसीव बाहर होने लगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि इन सारी बातों से, इन सारी चीजों से जो फायदा मिला वो एनडीए को मिला। इसमें कहने में आपको ना कोई गुरेज होना चाहिए, ना परहेज होना चाहिए, ऐसा एनालिस्ट आपको बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे वो भी चीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा।